नया गांव बनाया जाए। जब सभी की राय अलग अलग हो गई तो समूह दो हिस्सों में बंट गया। जो लोग बॉम्बथंग के विचारों से सहमत थे वो अलग हो गए और आगे बढ़कर उन शहरों पर हमला करने निकल पड़ा जहां के रूलर्स और गद्दार अफसर युद्ध के दौरान जापानी सैनिकों की मदद कर रहे थे। उन सभी को कुत्ते की मौत मार डाला गया। वहीं हमारे हीरो ने बूढ़े दरबारी अफसरों के साथ जाने का फैसला किया ताकि पकड़े गए जापानी सेनापति को राजा के सामने पेश किया जा सके। जब ये काफिला शहर से गुजरा तो लोग उमड़ पड़े। गुस्से में भीड़ ने कैद किए गए जापानी सैनिकों पर हमला किया। कुछ लोग खुशी से नारे लगा रहे थे और धर्म रक्षक सेना की बहादुरी की तारीफ कर रहे थे। इसी समय जोंग रयो राजा सोंजो के दरबार में मौजूद था। जैसे ही उसकी नजर हमारे हीरो पर पड़ी, पुरानी नफरत फिर भड़क उठी। उसने राजा के कान भरने शुरू कर दिए और धर्म रक्षक सेना को खतरा बताने लगा क्योंकि जनता उनकी बहुत तारीफ कर रही थी। उसने ये भी बताया कि कुछ शहरों के शासक मारे गए हैं जिनके पीछे इसी सेना के लोग हैं। राजा ने आदेश दिया कि बूढ़ा दरबारी अकेले दरबार में आए। बाकी सबको ये कहकर ले जाया गया कि उनके लिए स्वागत समारोह रखा गया है, लेकिन वो सब एक जाल था। सभी को गद्दार घोषित कर दिया गया और विद्रोह के आरोप में मौत की सजा सुना दी गई। बूढ़े दरबारी को भी मौत के घाट उतार दिया गया और गला काट कर सड़क पर लटका दिया गया। हमारे हीरो और उसके साथी घेर लिए गए और उन पर भी हमला कर दिया गया, लेकिन हमारा हीरो किसी तरह बच निकला। भागते हुए उसने दिल दहला देने वाला दृश्य देखा। बुजुर्गों और उसके साथियों को बिना इज्जत के फांसी पर लटका दिया गया था। जोंग रयो, जो अब राजा का करीबी अधिकारी बन चुका था, बगावतियों के कटे सिर देखने आया, लेकिन उसे अपने पुराने दोस्त का सिर नहीं मिला। उसी पल हमारा हीरो दूर से उसे देख रहा था, दिल में भयानक नफरत और बदले की आग लिए। इसके बाद हमारा हीरो उस जगह लौटता है जहां वो बड़ा हुआ था और वो वहीं से अपने बदले की शुरुआत करता है। उसने हवेली में तैनात सैनिकों को एक एक करके मार डाला। कुछ ही देर में जोंग रयो वहां पहुंच गया। उसने सीधे आरोप लगाया कि राजा ने धोखा दिया है और धरती की रक्षा करने वाली सेना को झूठे इल्जाम में फंसाया है। जोंग रयो गुस्से में बोला, तू तो उस कुत्ते जैसा है जो अपने मालिक को ही काट ले। इसके बाद दोनों तलवार लेकर भिड़ गए। जोंग रयो ने कहा कि उसे सबसे ज्यादा अफसोस इस बात का है कि उसने कभी एक गुलाम को दोस्त माना। हमारे हीरो ने तुरंत जवाब दिया, मैंने कभी तुझसे दोस्ती की भी नहीं थी। तभी हमारे हीरो को एक मौका मिला। उसने जोंग रयो के हाथ के बीच तलवार घोंप दी, ठीक वैसे ही जैसे कभी जोंग रयो ने उसके साथ किया था। तभी राजा के सैनिक जोंग रयो को बचाने आ गए, लेकिन हमारे हीरो ने उन्हें बेरहमी से मार गिराया। वो जोंग रयो को मार सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने जाते जाते बोला, जब तुमने मुझे गद्दार कहा है तो अब मैं वैसा ही बनूंगा। फिर हमारे हीरो ने अपने मारे गए साथियों के सिर इकट्ठा किए, दोस्ती की निशानी लाल कपड़े को फाड़ दिया और फिर अपने पुराने साथियों के पास लौट गया। सबने मिलकर उन दोस्तों के लिए अंतिम संस्कार किया जिन्हें धोखे से मारा गया था। फिर हमारे हीरो ने ऐलान किया कि अब वह और जुल्म सहन नहीं करेगा। अब वो सेना इकट्ठा करेगा और राजा के खिलाफ बगावत करेगा जिसने देश और जनता दोनों से गद्दारी की है। यहीं से धरती को हिला देने वाली बगावत की शुरुआत होती है। उधर राज दरबार में लोगों की शिकायतें बढ़ने लगी। जनता गुस्से में थी क्योंकि देश के लिए बलिदान देने वाले योद्धाओं को गद्दार कहा जा रहा था। चारों तरफ अफवाह फैल चुकी थी कि अब पूरे देश में बगावत होने वाला है। राजा सोंजो बहुत ज्यादा गुस्से में था। जोंग रयो ने हमारे हीरो के ग्रुप के सभी को मार डालने का सुझाव दिया। जोंग रयो समझ चुका था कि राजा को महल दोबारा बनवाने के लिए बहुत धन चाहिए, इसलिए उसने एक नई चाल चली। उसने कहा कि जापानी सैनिकों को मारने के बजाय उन्हें छोड़ दिया जाए। वो सैनिक शाही सेना के साथ मिलकर चोरी किए गए खजाने के ठिकाने तक रास्ता दिखाएंगे। साथ ही उन्हें आदेश दिया जाएगा कि वो बगावत करने वाली सेना को पूरी तरह खत्म कर दें। कई दरबारियों ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि जापानी सैनिकों को सीधे मौत की सजा दी जाए, न कि उन्हें अपने ही देश के लोगों को मारने भेजा जाए। लेकिन ये राजा पहले ही फैसला कर चुका था। उसे अब भी याद था कि कैसे जनता ने उस पर पत्थर फेंके थे और महल जला दिया था। राजा ने एक नई सेना बनाई। उसने उन जापानी सैनिकों को इकट्ठा किया जो उसके आगे झुक चुके थे। राजा ने किकावा गेंशिन को नया नाम दिया, किम चुंग म्योन। अब वो चौसौन का सैनिक बन चुका था और उसे सेना का सेनापति बनाया गया। साथ ही जोंग रयो को एक खास दस्ते का नेता बनाया गया। उसका काम था सीधे जाकर बागियों का सफाया करना। उधर हमारे हीरो की सेना ने वो सारा खजाना ढूंढ निकाला जो जापानी सैनिकों ने छिपा कर रखा था। लेकिन यहाँ भी मतभेद शुरू हो गया। ज्यादातर लोग चाहते थे कि खजाने को बांट लिया जाए और सब अपने अपने रास्ते चले जाएं। सिर्फ हमारा हीरो और बोमथोंग अब भी डटे हुए थे। वो चाहते थे कि इस धन को युद्ध की तैयारी में लगाया जाए और ऊंचे वर्ग के खिलाफ लड़ाई जारी रखी जाए। लेकिन बाकी सदस्य इस बात से सहमत नहीं थे। बाकी लोग अब अमीरों की जिंदगी जीना चाहते थे। इसी लालच में उन्होंने हमारे हीरो और बोमथोंग के लिए चुपचाप जाल बिछाया और दोनों को पेड़ से बांध दिया। हमारे हीरो ने उन्हें समझाने की कोशिश की। उसने कहा, अगर बुरे लोग सत्ता में आ गए तो वो हमें ढूंढ ढूंढ कर मारेंगे। पहले हमारी जान बचाने की बात करेंगे और फिर हमें ही खत्म कर देंगे। लेकिन ज्यादातर लोगों ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। वो सारा खजाना लेकर अलग हो गए और चले गए। कुछ ही देर बाद जैसा हमारे हीरो ने कहा था वैसा ही हुआ। जोंग रयो की सेना ने उन पर अचानक हमला कर दिया। जब जोंग रयो को हमारे हीरो की लाश नहीं मिली तो उसने संदेश छोड़ा, मैं तुम्हारा सिर काटकर सड़क पर टांग दूंगा। एक नौजवान जो किसी तरह बच गया था वो वापस आया और हमारे हीरो और बोमथोंग को आजाद किया। अब सबको समझ आ गया था कि अगर वो लड़ेंगे नहीं और जीतेंगे नहीं तो उन्हें कभी शांत जिंदगी नहीं मिलेगी। जोंग रयो खजाने के साथ नदी के किनारे पहुंचा। वो सब धन नाव में भरवा कर महल भेजने की तैयारी कर रहा था। ऊपर पहाड़ी से बोमथोंग और वो नौजवान सब
कुछ देख रहे थे। वो बदला लेना चाहते थे। तभी उन्होंने देखा कि जोंगरयो जापानी सैनिकों के साथ धोखा कर देते हैं। जोंगरयो ने आदेश दिया कि उन्हें मार दिया जाए ताकि उनके पापों का हिसाब बराबर हो जाए। शाही सैनिकों ने चारों तरफ से घेर लिया, लेकिन जैसे ही उन्होंने गोली चलाया, बंदूकें उन्हीं के हाथों में फट गईं। ये देखकर जापानी सैनिक हंसने लगे। गेनशिन ने बताया कि उन्होंने बंदूक का मुंह पहले ही बंद कर दिया था। एक बार फिर दो देशों की भयानक लड़ाई शुरू हो गई। गेनशिन अपना खास कवच पहनता है। वो जोंगरयो की तलवारबाजी देखता है और उसे नीले कपड़े वाले उस योद्धा की याद आती है, यानी हमारे हीरो की। वो कहता है, तुम्हारी चालें उससे बहुत मिलती जुलती हैं। फिर वो सवाल करता है कि उस नीले कपड़े वाले के तलवार पर तुम्हारा नाम क्यों लिखा है? जोंगरयो कहता है, मैंने ही वो तलवार उसे दी थी। गेनशिन ये सुनकर चुप हो जाता है। वो चाहता था कि जोंगरयो को मारे नहीं बल्कि जिंदा पकड़ ले, ताकि उसे राजा सोंजो से सौदेबाजी के लिए इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन जोंगरयो मरने के लिए भी तैयार था। उसने बिना रुके तलवार से हमला किया और सामने वाले का हेलमेट और कवच तोड़ दिया ताकि उसका अपमान हो सके। उसी पल हमारा हीरो भी सामने आ गया। वो बहादुरी से जंग के मैदान में उतरा और चिल्लाकर बोला, मैं तुम दोनों को यहीं मार डालूंगा। तीनों सबसे ताकतवर योद्धा आमने सामने थे। तीनों में भयानक लड़ाई शुरू हो गई। जोंगरयो का गुस्सा फूट पड़ा। वो चिल्लाया कि हमारे हीरो ने उसके पूरे परिवार को मार दिया है और अब वो भी उसे आग में फेंक देगा, ठीक वैसे ही जैसे उसके परिवार के साथ हुआ था। ये शब्द सुनते ही हमारा हीरो समझ गया कि उसका दोस्त सब कुछ गलत समझ बैठा है। हैरानी में हमारे हीरो से चूक हो गई और तलवार उसके हाथ में घुस गई। दर्द से कराहते हुए हमारे हीरो ने पूछा कि क्या तू अब तक यही मानता आया है कि मैंने ही तुम्हारे परिवार को मारा है? मैंने तेरी पत्नी को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन तेरी पत्नी अपने बेटे को गोद में लेकर खुद आग में कूद गई। जोंगरयो इस बात को नहीं मानता है। जोंगरयो ने अपने दोस्त की आंखों में देखा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसकी आंखों में आंसू देखकर जोंगरयो का दिल हिल गया। वो कुछ सोच ही रहा था कि तभी गेनशिन बीच में आ गया, जबकि जोंगरयो ये सब जानकर कुछ पल के लिए सदमे में चला गया। अब हमारे हीरो को अकेले ही गेनशिन से लड़ना पड़ा। लड़ाई के दौरान हमारे हीरो से गलती हो गई और गेनशिन ने उसकी पीठ पर वार कर दिया। जैसे ही जोंगरयो को होश आया, वो तुरंत अपने दोस्त को बचाने दौड़ा। उसने गेनशिन को अच्छी टक्कर दी, लेकिन वो उसकी ताकत झेल नहीं सका। हमारे हीरो ने देखा कि उसका दोस्त जमीन पर गिर रहा है। जोंगरयो के हाथ से तलवार छूट गई। अब हमारा हीरो जान की परवाह किए बिना दुश्मन पर टूट पड़ा। उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उसने गुस्से में जापानी योद्धा गेनशिन के दोनों हाथ काट दिए। आखिरकार उसने गेनशिन को मार डाला। ये बिल्कुल उस भविष्यवाणी जैसा था जैसा उस औरत ने कहा था। वो अपनी ही तलवार से मरा। हमारा हीरो तुरंत मरते हुए जोंगरयो के पास गया। उसने माफी मांगी और दर्द भरी आवाज में पूछा, क्या मैं अब भी तेरा दोस्त हूँ? हमारे हीरो ने भरी आंखों से हाँ कहा। इसके बाद राजा सोंजो को जोंगरयो और जापानी सैनिकों की कोई खबर नहीं मिली। कुछ समय बाद महल में कुछ रहस्यमयी संदूक पहुंचे जो शाही झंडे वाले जहाज से आए थे। राजा को लगा कि उसमें सोना या रत्न होंगे, लेकिन नीचे छिपी चीज देखकर राजा डर से कांप उठा। वहाँ कटी हुई नाकें थीं। ये विद्रोहियों का संदेश था, शाही अत्याचारों का जवाब। दूसरी ओर हमारा हीरो और बोमथोंग अपने जैसे सोच रखने वाले लोगों के साथ एक नई दुनिया बना रहे थे। एक ऐसी जगह जहाँ कोई ऊंच नीच नहीं थी, कोई मालिक या गुलाम नहीं था। उन्होंने एक नया गांव बसाया। हमारे हीरो ने उसका नाम रखा बोमथोंग, जिसका मतलब था